Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Smart Education YouTube channel. एमडीकेट ईके 2025 केमिस्ट्री सीरीज में आज एटॉमिक स्ट्रक्चर में से मेन टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल था जिसको हम नाम देते हैं किसका एज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का नाम देते हैं। इसके पास्टुलेट्स या इसकी जो मेजर पॉइंट्स होती हैं उनमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को एक नाम देते हैं जिसको हम नाम देते हैं किसका एज न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का नाम देते हैं। न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी ये कहलाता है। इस न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के साथ साथ हम इसको सोलर प्लैनेट एटॉमिक मॉडल का भी नाम देते हैं। ये कहलाता है सोलर प्लैनेट एटॉमिक मॉडल भी इसको हम कहते हैं। हम इसको एक गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी पहचानते हैं। ये कहलाता है गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी हम इसको पहचानते हैं। तो ये तीन इसके नाम होते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट्स या सोलर प्लैनेट एटॉमिक मॉडल के हिसाब से। अब स्टार्ट करते हैं। इस एटॉमिक मॉडल की स्ट्रेंथ जो थी वो ये थी कि इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये जो एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन्होंने 1911 के अंदर अपना एक एक्सपेरिमेंट करके एक डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। जैसे प्रीवियस में प्रोटॉन, आपने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा, न्यूट्रॉन्स पढ़ा, सेम इसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया। उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एक लीड एलिमेंट्स का बॉक्स बनाकर उसके अंदर बंद कर दिया, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, ये अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम अनस्टेबल कहते हैं। वो एलिमेंट जिन एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा होता है, उनके अंदर न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाता है, तो उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। फिर वो अपने न्यूक्लियस से रेडिएशंस इमिट करते हैं। कौन से? अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स, ये रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं। तो हम उन एटम्स को नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या अनस्टेबल एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो इसने क्या किया, एक लीड एलिमेंट का बॉक्स बनाकर उस बॉक्स के अंदर उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखा, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स था ये चारों तरफ से रेडिएशन इमिट करता है, तो ये रेडिएशंस काफी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं। इस वजह से इन्होंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब इसने क्या किया, इसने इसके बिल्कुल सामने एक गोल्ड की फाइल प्लेट, जिस प्लेट का 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर्स का डिफरेंस था, मतलब कि 0.0004 ये इसकी लेंथ थी। उसके बाद इस गोल्ड फाइल के बिल्कुल सामने यहां पे इसने क्या किया कि एक जो फोटोग्राफिक प्लेट्स रखी, जिस प्लेट को हम नाम थे किसका एज फोटोग्राफिक प्लेट भी कह सकते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको फ्लोरोसेंट प्लेट भी कह सकते हैं। फ्लोरोसेंट प्लेट भी आप इसको कह सकते हैं। इस प्लेट के ऊपर जब कोई भी रेडिएशन होता है, हिट करता है, तो ये ग्लो करना, चमकना शुरू कर देती है। इसकी एक खासियत है, आपने देखी होगी मूवीज के अंदर कि वो शीशे पे जैसे ही वो हाथ टच करते हैं तो वो चमकना शुरू करता है। वो फ्लोरोसेंट प्लेट कहलाता है, जो हमारे पास ऑलमोस्ट ये बना होता है किसका, जिंक सल्फाइड का बना होता है, फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है। अब इसने क्या किया, ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर रखा था वो एलिमेंट्स रेडियम एलिमेंट्स या यूरेनियम एलिमेंट्स या जो एलिमेंट्स ये बताए जाते हैं पोलोनियम एलिमेंट्स, क्योंकि इन एलिमेंट्स से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन्होंने लिया। फिर क्या हुआ, जैसे ही ये रेडिएशंस इस एटम प्लेट से पास करवाए, तो क्या हुआ कि कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे देखने को मिली। जो ये पार्टिकल्स, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स जब इन्होंने यहां से पास करवाए, तो जब ये एक्सपेरिमेंट इसने किया तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व इन्होंने किया। कौन सा?
के मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स थे जो इस प्लेट से पास होकर यहाँ पे कलर जो था वो चमकना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, तो सारे के सारे पार्टिकल्स इसमें से पास हो गए जो सामने प्लेट के ऊपर कलर दे रहे थे। कुछ पार्टिकल्स यहां से आकर यहां से रिफ्लेक्टेड हो गए, मुड़ गए, डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहां पे कलर देना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसे रेडिएशंस थे जो जैसे जा रहे थे तो वो 180 एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, वापस मुड़ रहे थे। तो ये 3 टाइप के रेडिएशंस हुए जिसमें ऑलमोस्ट 99% जो रेडिएशंस थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, वो सारे के सारे इस प्लेट से पास होकर यहाँ पे कलर देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्टेड हो रहे थे 180 एंगल से, वापस मुड़ रहे थे। कैसे? देखें, ये एक एटम है, मैं इस एटम को क्या करता हूं कि एक इस फॉर्म में लेके आता हूं गोल इस प्लेट को। तो ये एक एटम, इसकी पॉजिटिव चार्ज, ये एटम इसकी पॉजिटिव चार्ज, ये भी एटम इसकी पॉजिटिव, ये भी एटम इसकी पॉजिटिव। अब जब ये रेडिएशन यहां से आया तो इस एटम से पास हो गया, इस प्लेट से पास हो गया, ये थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया, जैसे ही सेंटर से पॉजिटिव चार्ज से गुजरा तो वापस मुड़ गया। सेम आप इसमें से देखें तो खाली स्पेस से गुजर गया, जैसे ही सेंटर से आया तो वापस आ गया, थोड़ा सा टच किया तो उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये हो रहा था। क्या मतलब? अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है 2 पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम इसको कहते हैं। तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, उस 2 प्रोटॉन्स की वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज, ये जो जिस पार्ट ऑफ एटम से ये पार्टिकल्स जाकर वापस मुड़ रहे थे ना, तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई ऐसी बॉडी मौजूद है जो सबसे ज्यादा मास रख रही है और वो डिफ्लेक्टेड करिए, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स कि हमें पता चला कि एटम के अंदर 2 पार्ट्स मौजूद हैं। एक वो पार्ट्स जो खाली स्पेस वाला पार्ट था, जिस पार्ट से सारे पार्टिकल्स इसमें से गुजर गए। एक वो पार्ट्स जो हेवी पार्ट ऑफ एटम है जिसमें से पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हो रहे, तो इसका मतलब कि वो एक न्यूक्लियर पार्ट्स है जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियर पार्ट्स का, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो थे वो क्या थे, मौजूद थे। ये इन्होंने ऑब्जर्वेशंस की। इस ऑब्जर्वेशंस करके ये सारे पोस्टुलेट्स दे दिए, सारी के सारी पॉइंट्स दे दी। कौन सी? मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का 99 पार्ट जो परसेंट पास होता है, पार्ट होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। इज द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल, इस प्लेट से विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस, कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स पास हो गए, कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई चीज थी नहीं वहां पे रोकने वाली। अगर ये खाली पार्ट है तो यहां से क्या हो जाएगा, ये गुजर जाएगा। नंबर पॉइंट्स 2, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं पोजीशंस इन द एम्प्टी स्पेस में। एटम के अंदर 2 टाइप के पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, एक वो पार्ट्स जो खाली स्पेस वाला है। इसने कहा ये जो खाली स्पेस वाला पार्ट है ना, इस खाली स्पेस वाले पार्ट के अंदर एम्प्टी स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो उसको इन्होंने नाम दिया किसका? इस खाली पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन का नाम दिया। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स, ये न्यूक्लियर रीजन्स, ये जो खाली स्पेस है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स कहलाएगा। नंबर पॉइंट 3, मेन चीज समझना सही तरीके से, सेंट्रली लोकेटेड सॉलिड द कॉम्पैक्ट। ये जो सेंट्रल था, यहां पे कोई ऐसी चीज मौजूद है जो सॉलिड फॉर्म में है, जिसका काफी ज्यादा हैवी मास है। तो सेंट्रली लोकेटेड सॉलिड कॉम्पैक्ट, स्मॉल पार्ट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड जो हमारे पास नियरली द होल मास, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो जो सेंट्रली हमारे पास एक
वो जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम था, जो पूरे एटम का मास कवर कर रहा था, उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियर पार्ट्स का, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो थी वो मौजूद थी, और उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का, जो ओनली फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हो रहे थे अप टू द 180 एंगल से। उसमें से कुछ पार्टिकल्स जस्ट डिफ्लेक्टेड हो गए, वो भी 180 एंगल से उसमें से डिफ्लेक्टेड हो रहे थे। ये पॉइंट्स क्लियर रखें अपनी। अब बात करते हैं जो एक रेडियस होता है एटम का या न्यूक्लियस का। द वैल्यू ऑफ रेडियस कैन बी फाउंड बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए आप फाइंड करते हैं रेडियस। कौन सा? के 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 13 और मल्टीप्लाई बाय ए के पावर 1/3 सेंटीमीटर के हिसाब से। अब एक एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर का। एमसीक्यूज प्रीवियस में आ चुका है रेडियस ऑफ एटम। अगर सेंटीमीटर्स की बात करें तो 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर्स क्या होता है, किसका रेडियस होता है एक एटम का। अगर बात करें न्यूक्लियस की रेडियस की तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 पावर माइनस 15 सेंटीमीटर्स या 10 पावर माइनस 13 सेंटीमीटर्स का रेडियस होता है एक एटम के न्यूक्लियस का। ये भी पॉइंट्स क्लियर करें। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो ग्रेटर होता है किससे? न्यूक्लियस से बाय 10 पावर 5 टाइम क्या होता है कि ज्यादा होता है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट्स क्या करें कि क्लियर करें अपनी। जो रेडियस होता है वो इतने टाइम्स क्या होता है कि ग्रेटर होता है किससे? न्यूक्लियस से। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 10 पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी रखती है। जो आपके पास फार्मूला होता है D इज इक्वल्स m/v वाला फार्मूला। इसमें से आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं एक न्यूक्लियस की। जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो होता है 10 पावर माइनस 39 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब की बात करें तो 42 हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये मीटर के हिसाब से हो जाएगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो डेवलप करता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस में, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। इस पूरे एटॉमिक मॉडल की जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि जो इट एक्सप्लेन द किसके बारे में कि हमारे पास एक्सप्लेन कर रहा था एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में। मेन चीज जो हमारे पास थी कि एटम के अंदर एक स्मॉल पार्ट होता है जो पूरे एटम का मास कवर करता है, जिसको हम नाम देते हैं किसका? एज न्यूक्लियर पार्ट्स का नाम देते हैं। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस के में। इट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर रोटेशंस के अंदर। ये इसकी स्ट्रेंथ 2 पॉइंट्स थी। अब बात करते हैं इस एटॉमिक मॉडल की जो हमारे पास मेजर मतलब कि जो फेल होने वाली पॉइंट्स कौन सी थी, जो थोड़ी सी इसने गलती कर दी। कौन सी? नंबर 1 पॉइंट्स के इट कैन नॉट एक्सप्लेन द, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, कि एक एटम जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, एक एटम जो स्टेबल होता है वो क्यों होता है, उसकी वजह नहीं बता दी। क्योंकि इसने कहा, इस भाई साहब ने कहा कि जब वेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है, देन वो क्या करता है कि कंटिन्यू इमिट्स करता है किसको? एनर्जी को। देन वो क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है किसमें? इन न्यूक्लियस के अंदर। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम स्टेबल नहीं है। उसने कहा जब एक एटम है यहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी इमिट करता रहेगा। जब उसकी पूरी एनर्जी खत्म वो आकर न्यूक्लियस में गिर जाता है, तो एटम इज अनस्टेबल। अगर कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट्स कर रहा है तो इसमें से जो स्पेक्ट्रम शो होगा वो शो करवाएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम।
तो एटम जो होता है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या करता है कि शो करता है। ये सारी की सारी इसकी पॉइंट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नील बोर एटॉमिक मॉडल को। काफी बड़ा एटॉमिक मॉडल है, इसमें से एमसीक्यूज काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में जो भी पॉइंट्स आपको ना समझ में आए तो वो आप कमेंट्स में कह सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें।